हेलो एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ यूपीएससी वाला। मेरा नाम नानकी बवेजा है, फैकल्टी फॉर इकोनॉमी हूँ यूपीएससी वाला पे। स्टूडेंट्स, एज प्रॉमिस्ड मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इकोनॉमी को जितना सिंप्लीफाई कर सकती हूँ कर पाऊंगी उतना सिंप्लीफाई करके समझाऊंगी, और उसी सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस के चलते हुए ये जो हमारी कंसेप्चुअल सीरीज है आपके सामने फिर से प्रेजेंट कर रही हूँ एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई एंड व्हाई डज इट इवन मैटर। लास्ट वाले जो हमारा कंसेप्चुअल वीडियो था हमने क्या पढ़ा था वहां पे याद करो, याद आया? व्हाट इज मनी पढ़ा था कि मनी एक्चुअली है क्या। मनी इज बेसिकली मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आज थोड़ा सा और अपना जो कदम है उसको बढ़ाते हुए एक कंसेप्ट और मनी को समझते हुए हम ये देखेंगे कि मनी सप्लाई को मेजर कैसे करते हैं। भाई कितना पैसा हमारे देश में घूम रहा है, फ्लोट हो रहा है, सर्क्यूलेट हो रहा है, उसको किस तरीके से पता लगाते हैं। और एक्चुअली सबसे पहले तो कोई भी हम काम करते हैं तो हमें उसकी वजह पता होनी चाहिए कि भाई ये काम कर क्यों रहे हैं। जैसे कि आप पढ़ रहे हो तो आपको उसकी वजह पता है कि मैं पढ़ूंगा क्योंकि मुझे इसलिए पढ़ना है, मुझे मेरे पेपर निकालने हैं, मुझे एक आईएएस ऑफिसर बनना है या आईएफएस ऑफिसर बनना है, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूं। ठीक है, मैं कॉलेज क्यों जा रहा हूं? क्योंकि मुझे ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। ठीक है ना। तो हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले उसकी वजह जानना जरूरी होता है। सिमिलरली जब आज हम ये पढ़ रहे हैं, आप टॉपिक देख रहे होगे मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, तो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई मतलब मनी को सप्लाई करने की क्या जरूरत है पहले तो वो जानेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से मनी को मेजर करा जाता है। मनी को नहीं, मनी सप्लाई को किस तरीके से मेजर किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। अच्छा, मेरे से हिंदी वाले बच्चे बड़े नाराज रहते हैं, वो हर बार बोलते हैं कि हमारे साथ भेदभाव क्यों, मैम हिंदी में भी समझाइए। तो मैंने कोशिश करी है इस बार, एक छोटी सी, हो सकता है कि मुझसे कुछ कुछ बार बार गलती भी हो बीच में वर्ड्स को बोलने में, बट हाँ ठीक है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मैंने यही सीखा है। तो इसलिए मैंने आज कोशिश करी है कि अपनी पीपीटीज में कुछ कुछ जगह, सारी जगह नहीं, कुछ कुछ जगह पे हिंदी वर्ड्स को भी मैंने यूज करने की कोशिश करी है, सो दैट जो हमारे हिंदी वाले बच्चे हैं वो भी मेरे वीडियोस को समझ पाए और रिलेट कर पाए। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं मनी सप्लाई के बारे में। तो सबसे पहले मनी सप्लाई होता क्या है? सो मनी सप्लाई इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। कोई बात नहीं, मैं समझा देती हूँ, एकदम से परेशान मत होना। कितना मनी लोगों के पास एक टाइम पे है इकोनॉमी में, मुद्रा आपूर्ति, मनी सप्लाई मतलब कितना मनी अवेलेबल है, किस फॉर्म में। हमारे कंट्री में दो ही फॉर्म में करेंसी अवेलेबल है, एक तो हो गए कॉइन्स और दूसरे हो गए करेंसी नोट्स, जो नोट्स आपके हाथ में होते हैं। ठीक है ना, सिक्के हैं और नोट है। ठीक है ना। अब कितने कॉइन्स हैं, कितने नोट हैं हमारे देश में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, हम पूरे साल में नहीं पूछ रहे, तभी यहां पे लिखा हुआ है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर दिन में। ठीक है ना, कितना पैसा, कितने कॉइन्स, कितने नोट्स अवेलेबल है, उसको कहते हैं मनी सप्लाई। अब क्वेश्चन आता है वजह, क्या वजह है? सबसे पहले तो आपको ये मैं बता दूं कि इंडिया में जो मनी सप्लाई देखती है, मनी की डिमांड, मनी की सप्लाई रेगुलेट करने की जिम्मेदारी जो होती है वो किसकी है? हमारे केंद्रीय बैंक, हमारे सेंट्रल बैंक विच इज आरबीआई। तो ये हमने समझ, क्यों भाई? वो सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी है। ठीक है ना। अर्थव्यवस्था में जो पैसा बह रहा है उसकी गणना करना, उसकी कैलकुलेशन करना आरबीआई की जिम्मेदारी है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है। उसके बाद वो ऐसा क्यों कर रही है? अभी अभी मैंने आपको बताया कि एक आर्थिक व्यवस्था में, एक इकोनॉमी में जितना भी पैसा है उसको देखना कि भाई बढ़ाना है या घटाना है, जब वो आरबीआई की जिम्मेदारी है। ठीक है ना। तो आरबीआई को ये भी तो एट द फर्स्ट स्टेज पता होना चाहिए कि भाई कितना पैसा है, तभी तो वो डिसाइड करेगी कि बढ़ाना है या घटाना है। इन्फ्लेशन वर्ड सुना होगा आपने, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या होता है? मतलब जब बहुत ज्यादा पैसा, पैसे की अवेलेबिलिटी, पैसे का सप्लाई, मौद्रिक आपूर्ति बहुत ज्यादा जब बढ़ जाती है, जरूरत से ज्यादा पैसा लोगों के हाथ में होता है तो वो ज्यादा खर्च करने लग जाता है। 1 रुपए की चीज के लिए 4 रुपए भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब क्या होता है? हर चीज महंगी होने लग जाती है और इन्फ्लेशन आ जाता है। उस टाइम आरबीआई बीच में आती है और आरबीआई इस तरीके, ऐसे तरीके अपनाती है कि वो जो पैसा है वो लोगों से धीरे धीरे करके अपने पास वापस ले ले।
ठीक है ना। बट अगेन बात वही आती है कि आरबीआई को पता लगाना है कि भाई पैसा अब निकालना है, तो उससे पहले उन्हें ये भी तो पता होना चाहिए कि कितना पैसा है और फिर उसमें से कितना कम करना है। तो बस उसी का जो ये कैलकुलेशन है कि कितना मनी सप्लाई है, कितने सिक्के हैं, कितने नोट है जो मार्केट में लोगों के पास है, इसलिए हमको जो है मनी को मेजर करना होता है। चलो मुझे पता है ये बात तो समझ आ गई, बहुत ही जनरल और लॉजिकल सी बात थी। अब आगे के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें छोटे छोटे 3 कॉन्सेप्ट समझने हैं। सबसे पहले तो कि आपके पास पैसे हैं, कुछ सेविंग है। अब आपके पास 2 एवेन्यूज है, 2 जगहें हैं जहां जाके आप अपने पैसे को सेव कर सकते हो, डिपॉजिट करा सकते हो। एक तो होता है आप जाके बैंक में खाता खुला सकते हो और अपना पैसा वहां पे जमा करा सकते हो। दूसरे होते हैं पोस्ट ऑफिस। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, जो डाकघर होते हैं, जो पोस्ट ऑफिस होते हैं, वहां जाके आप अपना पैसा जमा करा सकते हो। आप कहोगे मैम आज तक हमें तो पता ही नहीं था, हमें लगा जो पोस्ट ऑफिस होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह लेटर चिट्ठियां जब भेजते थे उसी के लिए, या कोई पार्सल होता है उसी के लिए काम आता है। नहीं, पोस्ट ऑफिस में आप जाके खाता भी खुलवा सकते हो। खाता मतलब अकाउंट खुलवा सकते हो। कौन सा अकाउंट? सेविंग अकाउंट। आप अपने पैसे जाके सेव पोस्ट ऑफिस के साथ भी करा सकते हो जैसे कि आप बैंक के साथ कराते थे। तो फर्स्ट कंसेप्ट तो आपने ये समझ लिया। दूसरी जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए इस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, कितने प्रकार के खाते होते हैं जो हमें अभी के लिए पढ़ने की ज़रूरत है। खाते तो खैर बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन अगर मोटे मोटे बात करें तो 2 प्रकार के खाते होते हैं। एक होता है डिमांड डिपॉजिट, और दूसरा होता है टाइम्ड डिपॉजिट। ठीक है ना। अब दोनों में फ़र्क क्या होता है? जब हम टाइम डिपॉजिट की बात करें, मान लीजिए मेरे पास 2000 रुपये थे और मैं पोस्ट ऑफिस गई या बैंक गई उसको जमा कराने, तो मुझसे जो बैंक वाले हैं वो पूछेंगे मैडम जी आप डिमांड डिपॉजिट खुलाओगी कि टाइम डिपॉजिट खुलाओगी? तो मैंने पूछा जी इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो उन्होंने बताया कि अगर आप टाइम डिपॉजिट में पैसे डालते हो ना, तो आपने जितना टाइम कमिट किया है उतने टाइम तक पैसा हम ही रखेंगे, उससे पहले आप पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते। तो मान लो मैंने बोला कि आप मेरे 2000 रुपये अगले 2 साल के लिए अपने पास रख लो, तो इस 2 साल खत्म होने से मैं पहले 2000 रुपये विड्रॉ नहीं कर सकती। ठीक है। अगर मुझे विड्रॉ करना भी पड़ा, अगर कोई बहुत ज़्यादा मुसीबत या इमरजेंसी आ गई तो मैं विड्रॉ कर सकती हूँ, बट मुझे उसके लिए पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो अगर आप मोटा मोटा बात समझें तो टाइम डिपॉजिट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपका जो अमाउंट है एक फिक्स्ड समय के लिए बैंक के पास लॉक हो जाता है, अटक जाता है, जैसे भी समझना चाहे। दूसरा होता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड मतलब मेरी डिमांड के अकॉर्डिंग काम होगा, मेरी मर्जी आए मैं पैसे डालूं, मेरी मर्जी आए मैं पैसे निकाल सकती हूं। तो जैसे कि टाइम डिपॉजिट में हो रहा था तो एक समय तक आपको फिक्स रखना पड़ेगा, डिमांड डिपॉजिट में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये हमने दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब हमें तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है लिक्विडिटी का, जिसको हिंदी में तरलता भी बोलते हैं। देखा, मैंने कहा था मैं कोशिश तो कर रही हूँ हिंदी वाले बच्चों को भी समझाने की। तो लिक्विडिटी को मैं याद करके आई थी कि हिंदी में बोलते हैं तरलता। ठीक है ना। तो लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी होती है कि हम किसी भी असेट को मतलब किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को, ठीक है ना, कितनी आसानी से कैश में बदल सकते हैं। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आपके पास आपकी जेब में पैसे पड़े और आप इमीडिएटली जाके सामान खरीद सकते हैं, और एक आपकी जेब में गोल्ड की गिन्नी पड़ी है। क्या वो गोल्ड की गिन्नी से आप तुरंत सामान खरीद सकते हो? नहीं ना, पहले उस गोल्ड की गिन्नी को या गोल्ड की चेन को या गोल्ड का जो भी आपके पास है उसको बाजार में जाके बेचना पड़ेगा। फिर जो पैसे आएंगे फिर जाके आप बाजार में सामान खरीद पाओगे। एक और एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आपके पास एक लैंड का टुकड़ा है। हम सेविंग करते हैं, हमारे पेरेंट्स कोई ना कोई ज़मीन बनाते हैं। कई लोगों के पास तो बहुत किले ज़मीन होती है, बहुत बीघा ज़मीन होती है गांव में। अब क्या उसको लेके, उसके पेपर को लेके आप जा सकते हो किसी दुकान पे कि लाओ जी मेरे को ये खरीदना है, ये मेरे ज़मीन के कागज़ ले लो? नहीं ना, पहले आप जाओगे उस लैंड को बेचोगे, उससे पैसे आएंगे, फिर जाके सामान खरीद सकते हो। तो इनमें से सबसे ईजिली कौन सा पार्ट कन्वर्ट हुआ था कैश में? जो आपकी जेब में पड़ा है। फिर उससे थोड़ा मुश्किल है गोल्ड को बेचना, और सबसे ज़्यादा मुश्किल है लैंड को बेचना। मतलब इजीली कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। तरलता
कम है, लिक्विडिटी कम है। तो हमने क्या 3 कॉन्सेप्ट समझे? सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट समझा कि भाई हम पैसे 2 जगह डिपॉजिट करा सकते हैं, फिर हमने समझा कि 2 टाइप के खाते होते हैं, और लास्ट में हमने समझा लिक्विडिटी। ये हो गए बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे सेट। अब स्टार्ट होती है स्टोरी कि किस तरीके से हम जो मनी सप्लाई है, मौद्रिक आपूर्ति है, उसको कैसे मेजर करते हैं। चलो आओ देखते हैं। तो अब उसके लिए एक बेस और एक ईंट रखनी और रह गई है, विच इज हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी इज द टोटल लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है, आसान भाषा में समझाऊं तो जिम्मेदारी। जिम्मेदारी कैसे? जिम्मेदारी कैसे? आपने अपने दोस्त से 500 रुपये उधारी पे लिए, तो आपके लिए वो 500 रुपये क्या जिम्मेदारी है। लायबिलिटी है कि आपको वो वापस करने हैं। क्यों? क्योंकि आपने वो उधार पे लिए थे। सिमिलरली यहाँ पे क्या बात करी गई है कि किसी भी देश की जो मॉनेटरी अथॉरिटी होती है, मौद्रिक प्राधिकरण जो होते हैं, उनकी जितनी भी लायबिलिटी होती है उसको बोलते हैं हाई पावर्ड मनी। फिर से समझाती हूँ। किसी भी देश की जो मॉनेटरी अथॉरिटी होती है, यूजुअली जो मॉनेटरी अथॉरिटी, जिसको हिंदी में मौद्रिक प्राधिकरण बोलते हैं, वो वहाँ का सेंट्रल बैंक होता है, केंद्रीय बैंक होता है। और यहाँ का केंद्रीय बैंक क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उनकी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, टोटल लायबिलिटी को प्लस कर दो तो उसको बोलते हैं हाई पावर्ड मनी, या उसको मॉनेटरी बेस भी बोलते हैं। जैसे राजू का नाम राजीव भी तो होता है ना, उर्फ राजीव, उर्फ अनिल, ऐसे। तो जो हाई पावर्ड मनी है उसको मॉनेटरी बेस भी बोलते हैं, ठीक है ना। उसको किससे दर्शाया जाता है? M0 से। लिखने का तरीका है, मॉनेटरी बेस को क्या बोलते हैं? M0। अब M0 कैलकुलेट कैसे करते हैं? सबसे पहले करेंसी इन सर्कुलेशन। करेंसी इन सर्कुलेशन का मतलब जितने भी कॉइन प्लस नोट मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है ना, उनको प्लस कर दो। उसमें फिर प्लस करो बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई। आरबीआई के पास जितना भी बैंक्स का डिपॉजिट पड़ा है। थोड़ा सा ध्यान दो, क्या आप कभी आरबीआई के पास खाता खुला सकते हो? आप जैसे मुझ जैसे लोग नहीं। आरबीआई के पास किसके खाते होते हैं? बैंकों के। कौन से बैंकों के? जिन बैंकों में हमारे खाते होते हैं, जैसे HDFC हो गया, SBI हो गया, येस बैंक हो गया। इनके खाते होते हैं आरबीआई के पास, और हमारे खाते होते हैं HDFC, SBI, येस बैंक के पास। तो जो बैंकों ने खाते खुलाए होते हैं कौन से? डिपॉजिट के, उसको भी प्लस कर रहा है। और लास्ट में है अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स में क्या आते हैं? मान लीजिए कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, उसने अगर कोई डिपॉजिट करा रखा है आरबीआई के पास, आप कहोगे वो क्यों कराएंगे? अब आप वो बात छोड़ दीजिए, अभी तो आपको हमें कैलकुलेशन समझनी है ना। तो मान लीजिए कि वर्ल्ड बैंक ने, या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, या यूनाइटेड नेशन ने कोई अपना खाता खोल रखा है आरबीआई में, और अगर उसमें कुछ पैसे हैं तो उसको भी यहाँ प्लस कर देंगे। और इन सबको जब प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? M0। ठीक है, आ गई बात समझ। चलो अपनी गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाएं। अब कैसे मेजर करते हैं? अब मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला है, या कुछ कुछ तरीके अपनाए हुए हैं आरबीआई ने, जिसमें वो कैलकुलेट करती है M1, M2, M3, M4। हमने M0 देखा था, अब हम कैलकुलेशन देखेंगे इन 4 एग्रीगेट्स की। ये 4 अलग अलग फिगर्स मान लीजिए, अगर आसान भाषा में समझाऊं तो आरबीआई इनको कैलकुलेट करता है, और इसी से अंदाज़ा लगाता है कि कितना मनी इस टाइम मार्केट में घूम रहा है। मतलब मार्केट मतलब पूरे देश में। मार्केट आप वो वाली नहीं, वो वाली जहाँ पे शाम को आप भेलपूरी और घर का सामान लेने जाते हो, जहाँ मम्मी आपको शाम को भेजती है, वो वाली मार्केट की बात नहीं कर रही मैं। तो M1 की बात करें तो M0 प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, कुछ पता नहीं क्या लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रहा है मैम ये क्या है। पहले ही इकोनॉमी इतनी टफ लगती है और आपने पता नहीं क्या प्लस प्लस प्लस। कोई बात नहीं, अभी आसान बना देती हूँ आप लोगों के लिए। तो ये टेबल बनानी होगी हमको सबसे पहले, बहुत आसान तरीका है, ठीक है ना। M1, M2, M3, M4, ठीक है। यहाँ ऊपर क्या लिखा है? M0, ठीक है। आपने देखा होगा ये लिखा है बैंक। बैंक में होते हैं 2 प्रकार के डिपॉजिट, याद है? डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट। ये है पोस्ट ऑफिस, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट। M1 की बात करें तो क्या लिखा है? M0 प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। M1 को कैसे कैलकुलेट करना है? M0 प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। तो ये हो गया हमारा M1। M2 क्या होता है?
M1 कैलकुलेट जो किया था यहाँ पे, ये जो M1 कैलकुलेट किया था यहाँ पे, उसमें ऐड कर दो सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। तो सेविंग डिपॉजिट भी क्या, वही डिमांड डिपॉजिट को सेविंग डिपॉजिट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या था, M1 कैलकुलेट कर लिया, अब M2 कैलकुलेट करना है। तो M2 के लिए M1 में जो था उसमें क्या ऐड कर दो, जो पोस्ट ऑफिस में डिमांड डिपॉजिट था। तो जब ये तीनों चीजें ऐड हो जाएंगी तो वो हो जाएगा M2। M3 जो होता है, M3 जो होता है उसके लिए फिर से जो M1 यहाँ कैलकुलेट किया था उसमें ऐड कर दो टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। तो चलो फिर से पीछे कि हमने M1 कैसे कैलकुलेट किया था। M1 कैलकुलेट किया था दिस प्लस दिस, तो यहां दिस प्लस दिस। और क्या बोला था M3 के लिए, M3 में ऐड करना है टाइम डिपॉजिट। M1 में हमने क्या डाला था, डिमांड डिपॉजिट, M3 में हम डाल रहे हैं टाइम डिपॉजिट। तो बस टाइम डिपॉजिट विथ बैंक को ऐड कर दो। तो M3 इज इक्वल टू डिमांड डिपॉजिट विद बैंक प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक और प्लस M0। तो मतलब आपको अगर मैं याद करने का तरीका बताऊं तो M3 में सिर्फ हमें बैंक्स के डिपॉजिट, दोनों बैंक के मतलब दोनों टाइप के डिपॉजिट से लेना देना होता है। पोस्ट ऑफिस का इसमें कोई सा भी खाता नहीं आता। अब बात करते हैं M4 की। तो M4 क्या लिखा है, ये जो M3 कैलकुलेट किया, M3 कैसे कैलकुलेट किया था, M3 में क्या क्या था, M3 में था ये प्लस ये है ना, क्या ऐड कराया, टोटल टाइम डिपॉजिट्स, सॉरी ये होना चाहिए टोटल डिपॉजिट्स, गलती हो गई, टोटल डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस। तो ये प्लस ये, तो M4 क्या हो गया, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो ये हो गए आपके 4 एग्रीगेट्स ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है। अब अगर तरलता, याद है कॉन्सेप्ट पढ़ा था लिक्विडिटी और तरलता, ठीक है ना, मतलब कितनी आसानी से हम कोई चीज कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। तो आपको क्या लगता है M1 M2 M3 M4 में सबसे ज्यादा लिक्विड क्या होगा, इसका भी लॉजिक बताती हूँ, ठीक है। M1 M2 M3 M4 में सबसे ज्यादा लिक्विड होगा M1। क्यों, यहां पे क्या है, सबसे पहले तो कैश, ये क्या था, कैश ही तो था, करेंसी इन सर्कुलेशन याद आया, प्लस डिमांड डिपॉजिट इन बैंक। डिमांड डिपॉजिट कौन सा होता है, जिसपे आप आसानी से सब पैसे निकाल सकते हो, आसानी से पैसे जमा करा सकते हो। तो मतलब ये भी कहीं ना कहीं बहुत लिक्विड है, आपको जरूरत है आपने जाके बैंक में से ATM कार्ड यूज करके निकाल लिए, ठीक है। अब हम इसमें क्या ऐड कर रहे थे, अगर हम M2 से कंपेयर करें तो M2 में हम ऐड कर रहे थे पोस्ट ऑफिस के डिमांड डिपॉजिट भी। तो अब आप सोच के देखो, बैंक्स से पैसा निकालना थोड़ा सा इजी है एज कंपेयर टू क्या, पोस्ट ऑफिस, ठीक है। M3 की अगर बात करें तो यहाँ पे टाइम डिपॉजिट भी जुड़ गया था। तो टाइम डिपॉजिट में मैंने आपको क्या कहा था कि आप उसको इजीली पैसा निकाल नहीं सकते, जितनी एक बार बोल दिया लॉक इन है तो मतलब लॉक इन ही है वो, कहाँ पे, बैंक्स में या पोस्ट ऑफिस में। तो आप देख रहे हो जो तरलता है वो कहीं ना कहीं घटती जा रही है जैसे जैसे हम M1 से M4 पे आते जा रहे हैं, ठीक है। चलो एग्जाम रिलेटेड एक बात बता देती हूँ, कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि व्हाट इज नैरो मनी। तो M1 का एक और नाम है दैट इज नैरो मनी। M3 का एक और नाम है विच इज कॉल्ड ब्रॉड मनी। तो बस इतना ही आपको जानना था। इतने में आपका, चाहे आप UPSC का पेपर दो चाहे आप बैंकिंग का पेपर दो, ये जितना कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है उतना मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए जानने के लिए। सो इसी तरीके से और कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। आई होप मैंने आपके लिए कॉन्सेप्ट थोड़ा इजी बना दिया होगा समझने के लिए। तो फिर से इसी तरीके से मंडे को मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड सी यू अगेन।